हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट इंडिया के एक टॉपिक जो कि है गुप्त साम्राज्य, द गुप्त एम्पायर के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से जो है राजा हुए थे और गुप्त साम्राज्य के समय पे कैसी अर्थव्यवस्था थी और प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे अपने वीडियो की ओर, देखेंगे कि क्या क्या इसमें वीडियो में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि जो है गुप्त एम्पायर की, उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि चौथी सदी ईस्वी के प्रारंभ में भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। यद्यपि कुषाण एवं शक शासकों का चौथा शासन जो है चौथी सदी ईस्वी तक जारी रहा, लेकिन उनकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और सातवाहन वंश का शासन तृतीय सदी ईस्वी के मध्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसी राजनीतिक स्थिति में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। यानी कि जब भारत में चौथी सदी ईस्वी पूर्व के समय पे जब बहुत ज़्यादा सत्ता कमज़ोर होने लगी थी, पहले की जो सत्ताएं थी, तो क्या हुआ कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि गुप्त शासन के उदय में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। और जो सेकंड पॉइंट क्या है, कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक राजतंत्रों एवं गणतंत्रों का उदय हुआ। और राजतंत्रों में गुप्त, नाग, आभीर, इक्ष्वाकु तथा गणतंत्रों में अर्जुनायन, मालव, योधेय, लिच्छवी आदि शामिल थे। और थर्ड पॉइंट क्या है, कुषाणों के बाद लगभग 4 शताब्दियों तक भारत का सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास होता रहा, जो कि मुख्यतः गुप्त राजाओं के शासनकाल से ही संबंधित है। और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त समुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही पाए गए हैं। यानी कि बिहार में और उत्तर प्रदेश वाले इलाके में इनका राज था, लेकिन जो महत्वपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही जो खोज हुई है ज़्यादातर गुप्त वंश की, तो उत्तर प्रदेश में ही मुद्राएं वगैरह और जो भी चीज़ें मिली हैं तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। तो इसलिए इससे ऐसा विश्लेषक अनुमान लगाते हैं कि ये जो है उत्तर प्रदेश में ही मोस्ट रूप से इनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है ना। और गुप्त संभवतः वैश्य थे तथा कुषाणों के सामंत रहे थे। कुषाणों से प्राप्त सैन्य तकनीक एवं वैवाहिक संबंधों ने गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य में जो गुप्त हुए थे, जिन जो कौन थे प्रारंभ में, ऐसा माना जाता है कि वो वैश्य समाज से थे और वो गुप्त के सामंत, यानी कि गुप्त जो कुषाण थे, कुषाणों के सामंत थे। यानी कि उन्हीं के टाइम पे ये काम करते थे और उन्हीं से जो तकनीक वगैरह सीख के आगे चल के ये इन्होंने गुप्त साम्राज्य जैसा बड़ा सा राज्य, एक साम्राज्य खड़ा किया भारत में। ठीक है। अब गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत क्या है, यानी कि जो गुप्त राजवंश है ये कभी हुआ करता था चौथी सदी ईस्वी में, इसके स्रोत कहाँ से मिले, ये कैसे पता चला कि गुप्त राजवंश था। तो गुप्त राजवंश का इतिहास जानने के लिए निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कौन कौन से? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा कालिदास की रचनाएं ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे जो रचनाएं हैं कालिदास जी की, उस तथा शूद्रकृत मृच्छकटिकम और वत्स्यायन कृत कामसूत्र से भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। यानी कि ये जो कुछ रचनाएं हैं कुछ प्रमुख कवियों के द्वारा, तो उन रचनाओं में भी क्या है कि गुप्त शासन के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत के कौन कौन से हैं जिससे कि जानकारी मिलती है गुप्त शासन के होने की? तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं, सिक्के हैं तथा स्मारकों से गुप्त राजवंश के इतिहास का ज्ञान होता है। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से उसके बारे में जानकारी मिलती है। और फिर है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हुड़ आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है।
और जबकि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो पुरातात्विक स्रोत या अभिलेख वगैरह है, उन सभी चीज़ों से ये जानकारी होती है कि उस समय जब गुप्त शासन था तो क्या क्या कार्य हुए थे, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें अभिलेख वगैरह मिले हैं जिससे देखने को समझ में आता है कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, है ना। और इसके बाद जो है गुप्तकालीन राजाओं के सोने चांदी तथा तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, और इस काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, दीनार, और चांदी के सिक्के को रूपक तथा तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बनता है कि जो एमपीपीएससी प्री में भी आप देखेंगे कि जो एमपीपीएससी प्री वगैरह में देखेंगे या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो गुप्तकालीन जो सोने के सिक्के हुए करते थे तो उसे क्या कहा जाता था, या फिर जो चांदी के सिक्के थे तो उसे क्या कहा जाता था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एक नंबर वाले में भी बन जाते हैं। तो इसे दीनार सोने के सिक्कों को कहा जाता था, और चांदी के सिक्के को रूपक, और तांबे के जो सिक्के हुए करते थे वो मासक कहलाते थे, ठीक है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। यानी कि जो गुप्त काल में सिक्के चलते थे उसका बहुत बड़ा जखीरा टाइप से, एक प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं, सिक्के का ढेर कहाँ प्राप्त हुआ है, तो राजस्थान के बयाना से क्षेत्र से। इसके बाद मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर में है, भूमरा का शिव मंदिर सतना में, नचरा कुठारा का पार्वती मंदिर जो कि पन्ना में है, और भीतर गांव का मंदिर जो कि कानपुर में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है। ये सभी जो उल्लेखनीय रूप से इस बात की ओर इशारा करते हैं क्योंकि ये सारी मंदिर वगैरह जो है ये गुप्त काल के शासन में ही बनवाए गए थे, ठीक है ना। गुप्त काल का जब गुप्त साम्राज्य चल रहा था तो उसी शासन में ये सब बने थे। तो ये सभी उदाहरण हैं कि साहित्यिक जो पुरातात्विक स्रोत जो कि इशारा करते हैं कि गुप्त साम्राज्य हुआ करता था उस समय पे, ठीक है। और गुप्तकालीन स्मारकों जैसे मंदिर, मूर्तियां, चैत्य गृह आदि से तत्कालीन कला तथा स्थापत्य की जानकारी मिलती है, और अजंता एवं बाघ की गुफाओं के कुछ चित्र भी गुप्तकालीन माने जाते हैं। इसके बाद है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों को विवरण से भी पता चलता है कि गुप्त काल के जो गुप्त काल के समय के बारे में। तो इस काल के प्रमुख विदेशी यात्री कौन थे, तो इस काल के प्रमुख विदेशी यात्री जो फाहियान था यह चीनी यात्री था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, और इसने मध्य प्रदेश का वर्णन किया हुआ है अपने किसमें, अपने जो इसने लिखा हुआ है जो अपनी बुक्स वगैरह उसमें। इसके बाद है हेनसांग। हेनसांग इसने कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है, और इसके विवरण से ही यह पता चलता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। इसके बाद है गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास। जो प्रारंभिक रूप से उसका इतिहास कैसा था तो वो देखते हैं। तो गुप्त राजवंश की स्थापना के संबंध में अधिकांश इतिहासकारों में मतभेद है। दो मुहरे जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत में श्री गुप्त से अंकित है, जिससे प्रतीत होता है कि श्री गुप्त नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। यानी कि जो दो मुहरे मिली हैं उसमें संस्कृत में क्या अंकित है, श्रीगुप्तस। इससे क्या अनुमान लगाया गया कि जो गुप्त राजवंश का जो प्रारंभिक शासक था या फिर जो स्थापना जिसने की थी वो कौन था, तो श्रीगुप्त नाम का व्यक्ति। इसके बाद जो है गुप्त काल के प्रमुख शासकों में से देखते हैं कौन कौन से प्रमुख शासक हुए थे गुप्त काल में। तो पहला तो ही है श्रीगुप्त, जिसको माना जाता है कि ये संस्थापक था गुप्त साम्राज्य का। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी, और महाराज सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करते थे। यानी कि जैसा कि ये भी अनुमान लगाया गया है कि श्रीगुप्त जो है क्या था, संस्थापक था किसका, तो गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया था, महाराज की उपाधि धारण की थी। अब चूंकि महाराज की उपाधि धारण की थी तो जिससे ये पता क्या चला है कि ये किसी शासन के अधीन ही शासन करता था, ठीक है। इसके बाद जो है इत्सिंग के विवरण के अनुसार उसने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दिए। इसके बाद श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना, और स्कंदगुप्त के सूपिया के लेख जो कि रीवा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है में भी गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है।
अतः इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों का राजनीतिक इतिहास जो है घटोत्कच के समय से ही जो है प्रारंभ हुआ। इसके बाद है अगला कौन जो है, तो अगला शासक जो है चंद्रगुप्त प्रथम है, जो कि 319 से 350 ईस्वी तक जो है जिसने शासन किया। इसके बाद जो है घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके राज्याभिषेक की तिथि जो है 319 ईस्वी है और इसे गुप्त संवत का आरंभ भी माना जाता है। और चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का इसने विस्तार किया और इलाहाबाद तक ये लेकर गया शासन जो क्षेत्र को, ठीक है ना, अपने साम्राज्य के क्षेत्र को। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिया और लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति को क्या किया, बढ़ा लिया। इसके बाद लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य को प्राप्त कर लिया और उसने अपने स्वर्ण सिक्के पर अपना और कुमार देवी का नाम खुदवाया और इन सिक्कों के पृष्ठभाग यानी कि पिछले भाग पर लिच्छवया यानी कि लिच्छवी को उत्कीर्ण करवाया। ठीक है। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है और फ्लीट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन जो है 319 से 20 ईस्वी में किया गया था। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। यानी कि क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे 1 पॉइंट में कि 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 लाइनर में ये पूछा जा सकता है कि गुप्त शासकों में वह पहला गुप्त शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। तो किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। यानी कि जो इसका अगला उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम का कौन था? तो समुद्रगुप्त था। ठीक है। इसके बाद जो है समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। ये कब से कब तक शासन इसके द्वारा इसने किया गुप्त साम्राज्य में? तो 350 से लेके 375 ईसा तक जो है इसने क्या किया? शासन किया गुप्त साम्राज्य में। ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और उसने आर्यवर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया और इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो क्या है कि क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप देखेंगे कि इतिहास के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर पेपरों में ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जो भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त के अब सैन्य अभियान। समुद्रगुप्त ने कौन कौन से सैन्य अभियान किए? तो समुद्रगुप्त एक महान सेनापति एवं कुशल योद्धा था और राजगद्दी पर बैठते ही उसने दिग्विजय की योजना बनाई और अपने विजय अभियानों के द्वारा उसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और आर्यवर्त का प्रथम तथा द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणापथ की विजय, आठवीं राज्यों की विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियान में थी। यानी कि जब ये समुद्रगुप्त बना, जैसे पहले था चंद्रगुप्त प्रथम, तो उसने क्या किया था कि बिहार से थोड़ा हटके थोड़ा इलाहाबाद तक अपना क्षेत्र का विस्तार किया था। ठीक है। लेकिन जब समुद्रगुप्त राजा बना तो इसने अपने सैन्य अभियानों के जरिए, युद्ध के जरिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में अपना राज्य को विस्तार देने का प्रयास किया। और फिर है अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में 3 शक्तियों को पराजित किया। इस अभियान के दौरान उसके अच्युत, नागसेन तथा कोतकुलज शासकों को हराया और दक्षिणापथ के राज्यों के कुल 12 राज्य थे। कौन कौन से? कौशल, महाकंतार, कोराल, पिष्टपुर, कोट्टूर, एरंडपल, कांची, अवमुक्त, बैंगी, पालक, देवराष्ट्र, कुस्थलपुर। तो इन सभी को क्या हुआ कि ये जो राज्य थे इन सभी के जाके क्या किया? इसने युद्ध किया समुद्रगुप्त ने। ठीक है। और ज़्यादातर जगह पर इसने जाकर के पराजित किया लोगों को और अपने क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास किया। ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के लिए 3 नीति बनाई। कौन कौन सी? प्रथम क्या नीति थी?
ग्रहण यानी कि शत्रु पर सबसे पहले अधिकार करो, ये तो पहली नीति थी। दूसरी नीति क्या थी? मोक्ष यानी कि शत्रु को मुक्त कर देना। और तीसरी थी अनुग्रह यानी कि शत्रु को उसका राज लौटाना। तो जब ये दक्षिणापथ को विजय का सपना देखा समुद्रगुप्त ने, तो उस विजय को पूरा करने के लिए जो ये 12 राज्य आते थे दक्षिणापथ राज्यों में, इनको विजय करने के लिए उसने 3 नीति बनाई। सबसे पहले तो उसने क्या किया? सबसे पहले हमला कर दो, ठीक है, किसी भी राज्य पे। जब हमला करके उसे जीत लो, तो फिर उस राज्य को क्या करो? उसका राजा को या शत्रु को उसको मुक्त कर दो जीतने के बाद, ठीक है। और शत्रु को उसका राज्य लौटा दो, ये तीसरी नीति थी। इसके तहत वो क्या करना चाहता था कि वो एक तो राज्य जीत लेता था, ठीक है, और ऊपर से उसे माफ कर देता था जीतने के बाद शत्रु को। और फिर क्या करता था? वो एक सम्राट बनना चाहता था जो कि पूरे भारत या आर्यवर्त पर कब्जा करके बैठे, ठीक है, केंद्र में, और उसके अधीन सारी सत्ताएं काम करें, ठीक है। तो इसीलिए वो युद्ध तो करता था, लेकिन फिर राजाओं को माफ भी कर देता था और उन्हें राज्य लौटा देता था, लेकिन वो स्वामी खुद बना रहता था वहाँ का, ठीक है, कि वो चाहता था कि सब मेरे अधीन काम करें, ठीक है। इसके बाद दक्षिणापथ के अभियान से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा, जिसे आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया। और आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों की विजय की। आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में कौन राजा थे? तो रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा, ये सभी जो राजा थे, इन सभी को क्या किया? हराने का अब समुद्रगुप्त ने बेड़ा उठाया। इसके बाद समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों को अपना सेवक बनाया और फ्लीट के मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे। इसके बाद सीमावर्ती राज्य भी समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे, जिनमें समतट, द्रबाक, कामरूप, कर्तपुर तथा नेपाल आदि राज्य शामिल थे। इसके बाद समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए थे, यानी कि ये धीरे धीरे काफ़ी बड़ा अपना एक तो राज्य विस्तार कर रहा था और इसने अच्छे संबंध बनाए रखे थे विदेशी राज्यों से भी, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की विजय नीतियाँ कौन कौन सी थी जो इसने इतने सारे बड़े क्षेत्र में अपना विस्तार किया? तो उसकी विजय नीतियां कौन कौन सी थी? तो राज प्रस्भोदरण की नीति, मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में इसने मिला लिया। पहला तो ये हुआ विजय नीति के रूप में। इसके बाद जो है सर्व कर दानाज्ञारण की नीति, यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। इसके बाद है परिचारिकी कृत नीति, यानी कि आठवीं, यानी कि जो जनजाति राज्य थे जहाँ पर जनजातियाँ ज़्यादातर निवास करती थी, उन राज्यों को सेवक बनाने का कार्य इसने किया। इसके बाद ग्रहण मोक्षानुग्रह, इसका क्या ये क्या था? तो दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को पराजित करके उन्हें माफ किया और उन्हें उनका राज्य सौंप दिया। ये सभी इसकी विजय नीतियों में प्रमुख थी। इसके बाद है कन्योपायन, जो कि विदेशियों को पराजित कर उनके साथ विवाहिक संबंधों की नीति, यानी कि जब ये पराजित कर लेता था अपने शत्रुओं को, तो क्या करता था? वह उस क्षेत्र से वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, वहाँ की कन्याओं से विवाह कर लेता था। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने का भी इसका एक प्रकार से नीतियाँ थी इसकी विजय अभियान की, ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त की अन्य विशेषताएं। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतक तथा विद्या का संरक्षक भी था, और उसके सिक्कों पर उसके बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। और समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधियां धारण की, जो कि उसके सिक्कों पर मुद्रित मिलती हैं। उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जो विक्रमादित्य है, उसके बारे में देखते हैं, जो कि समुद्रगुप्त के बाद जो है शासक बना और सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। जो गुप्त साम्राज्य का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक, तो वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है। तो विक्रम बेताल की आपने शायद कहानी भी सुनी होगी, तो ये वही वाले विक्रमादित्य हैं, ठीक है। तो 375 से 415 ईसा तक इनका जो है शासन हुआ करता था गुप्त साम्राज्य में। और गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, और परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। यानी कि समुद्रगुप्त के पश्चात जो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है,
गुप्त वंशावली में, लेकिन बीच में एक रामगुप्त के नाम के शासक का जो है उल्लेख भी मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व उसने भी शासन किया था। ऐसा कई जगह से स्रोत में ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है। और विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा और वह शकों से पराजित हो गया था तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया था। रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लोह स्तंभ, मेहरौली का लोह स्तंभ पर खड़े हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। और उदयगिरी गुहा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। और उसके शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ लेख पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। और वैवाहिक संबंध तथा साम्राज्य विस्तार, जब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य इसने शासन स्थापित किया तो इसकी जानकारी कई जगह से मिलती है। सबसे जो महत्वपूर्ण जो अभिलेख लोह स्तंभ है जो दिल्ली में, मेहरौली का लोह स्तंभ, तो उससे भी चंद्र नामक उसमें राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है। तो उससे ये अनुमान लगाया गया है, ये पता चलता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही जो है लिखा गया है, ठीक है। और जो है चंद्रगुप्त का वैवाहिक संबंध तथा साम्राज्य विस्तार, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। और उसने अपने पुत्र कुमार प्रथम का विवाह कदंब शासक काकुत्स बर्मन की पुत्री से किया। और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित बकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यानी कि ये अब धीरे धीरे काफ़ी जो है बड़े एरिया में विस्तार करने जा रहा है राज्य का चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। यानी कि ये अब धीरे धीरे पश्चिमी क्षेत्र में भी जाने का प्रयास किया इसने और गुजरात तक ये चला गया, ठीक है, प्रभाव बढ़ाते बढ़ाते अपने क्षेत्र का। और इस विजय से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया जो व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। और इससे मालवा एवं उसका मुख्य नगर उज्जैन जो है समृद्ध हो गया। और उज्जैनी को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्र था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार वन लाइनर में या वन पॉइंट में कि जो उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी किस गुप्त कालीन शासक ने बनाया था। तो क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शंस देते हैं, समुद्रगुप्त वगैरह ऐसे करके चार ऑप्शन देगा, कुमारगुप्त और, तो आप ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें द्वितीय राजधानी किसने बनाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने बनाया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शक, जब शक शासक जो थे उस समय चंद्रगुप्त का शासन करता तो उस समय पर क्या कैसी कंडीशंस हुई थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। और संभवतः शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो शक शासक थे उनके तृतीय शासक जो शकों के अंतिम और तृतीय शासक जो थे रुद्र सिंह तृतीय को किसने हराया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था, ठीक है। और उसके बाद ही इन्होंने विक्रमादित्य की क्या किया, उपाधि को धारण किया। और भारतीय अनुश्रुतियां उसे सकारी यानी कि शकों के विजेता के रूप में स्मरण करती हैं, किसको, विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। और अब इसका क्या है, अन्य नाम एवं उपाधियां, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय और जो विक्रमादित्य है इसके अलावा भी इसके कुछ और नाम थे और इसने कुछ अन्य उपाधियां धारण की थी, जो कि नाम कौन कौन से हैं, देवगुप्त, देवराज, देवश्री। एवं उपाधियां कौन कौन सी हैं, तो विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, ये सभी इसने उपाधियां धारण की। एवं कला एवं साहित्य, कला साहित्य में इसका कैसी योगदान था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन का स्मरण युद्धों के कारण ही नहीं बल्कि कला एवं साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग का कारण जो है किया जाता है। यानी कि सिर्फ युद्धों के कारण ही इसका नाम नहीं है जो है प्राचीन प्राचीन काल में, बल्कि इसने जो है कला का और साहित्य का भी विस्तार देने का प्रयास किया।
और आपको मैं ये अब आगे देखते हैं कैसे कैसे। तो उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पर, बराह मिहिर एवं बर रुचि जैसे विद्वान थे। तो आप तो जानते हैं कि कालिदास जो शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, वो इसी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही जो है निवास करते थे, ठीक है, उसके साम्राज्य राज्य में ही थे। इसके बाद उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान, जो कि 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था, उसने वो ही भारत आया था उस इनके टाइम पर। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन शैव धर्मानुयायी था और सेनापति आम्र करदाव बौद्ध अनुयायी था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है कुमारगुप्त प्रथम या फिर जिसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता था, ये शासन करने आया, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, जो कि 415 से लेके 455 ईसा तक इसने शासन किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो है, इसका पुत्र कौन हुआ? कुमारगुप्त यानी महेंद्रादित्य। और कुमारगुप्त के विल्सर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। और कुमारगुप्त के प्रथम के समय के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। और यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी। अब जो कुमारगुप्त के समय के सिक्के क्या क्या कैसे प्रचलन में थे, तो मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ। यानी कि जो मध्य भारत है वहाँ पर चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसके काल में हुआ? तो कुमारगुप्त के, ठीक है। और कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई और इस प्रकार की मुद्रा के मुख पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठभाग पर आसीन कार्तिकेय की आकृति जो है उत्कीर्ण की। इसके बाद उपाधियां इसने कौन कौन सी धारण की थी? तो कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा महेंद्र अश्वमेध आदि उपाधियां धारण की थी। इसके बाद जो है अन्य विशेषताएं क्या थी कुमारगुप्त की? तो कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया और स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल रहा। और कुमारगुप्त प्रथम में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। यानी कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था भारत में जो की है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा गया था प्राचीन काल में? तो जो है नालंदा विश्वविद्यालय है उसे कहा गया था। इसके बाद है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त के पश्चात जो शासक बना। स्कंदगुप्त 455 से लेके 467 ईस्वी तक जो है इसका शासन हुआ। और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी ये था स्कंदगुप्त। और भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हुड़ आक्रमण इसी के समय में हुआ था। और जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। और जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को म्लेच्छ कहा गया है। और हुण जो है कौन थे? तो हुण राज्य फारस से खेतान तक फैला हुआ था जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। बामियान वही जगह है फ्रेंड्स जो कि बुद्ध की जो बहुत बड़ी मूर्ति है अफगानिस्तान में बामियान में, जिसे क्या किया था, जो तालिबान ने खंडित कर दिया था, ठीक है। वहीं पर इनका शासन जो या राजधानी हुई थी, ठीक है, हुड़ राज्य की। इसके बाद प्रथम हुड़ आक्रमण जो है भारत में खुसनबाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय पर हुआ था। और तोरमाड़ और मिहिर कुल प्रसिद्ध हुड़ शासक हुए थे। और मिहिर कुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला तथा मूर्ति भंजक कहा गया है, ठीक है। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्धिकार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था और उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद हेन सांग ने नालंदा संघाराम को बनाने वाले शासकों में शक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए और स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भेजा था।
तो अगला फिर है, अगला क्या है, अन्य शासक। अब इतने जो प्रमुख प्रमुख शासक थे गुप्त काल के, तो उसे तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन उसके पश्चात, स्कंदगुप्त के पश्चात कुछ और भी शासक हुए थे, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त, नरसिंह गुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, बैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, ये भी शासक जो थे, ये भी कुछ समय तक जो है इन्होंने भी शासन किया गुप्त काल में, ठीक है। इसके बाद जो है बुद्धगुप्त ने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था। इसके बाद नरसिंह गुप्त ने हुर नरेश मिहिर गुप्त कुल को पराजित किया था। और भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम जो है अभिलेखी प्रमाण मिलता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई आप ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण किस शासक के समय पर मिलता है, तो भानुगुप्त के समय पे, ठीक है, जो कि एरन अभिलेख से मिलता है। इसके बाद जो है विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। और गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय हुआ। उनमें बल्लवी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी तथा थानेश्वर के पुष्यभूति वंश आदि प्रमुख थे, ठीक है। इसके पश्चात क्या है, गुप्तों का शासन 550 ईसा तक जारी रहा, परंतु पतन होती शक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया था। यानी कि क्या है कि गुप्तों का शासन 550 ईसा तक तो जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे जो गुप्त साम्राज्य के शासक जो है कमजोर होते गए। तो जब कमजोर होते गए तो फिर वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया था उस साम्राज्य का, ठीक है। इसके बाद है गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन कैसा था, यानी कि जो प्रशासन की व्यवस्था थी गुप्त साम्राज्य में वो कैसी थी, तो उसके बारे में देखते हैं। तो गुप्तकालीन शासकों ने एक विशाल साम्राज्य का पहले तो निर्माण किया था, और बाटलीपुत्र जो है इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। और गुप्तकालीन साम्राज्य की एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जो उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। और गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो इस प्रकार थी। राजा इसमें कौन कौन से हुआ करते थे लेवल, तो सबसे पहले तो राजा यानी कि जो सम्राट हुआ करता था अपने साम्राज्य का, वो हुआ करता था, जो कि गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर राजा था। और गुप्तकालीन राजाओं द्वारा भारी भरकम उपाधियां धारण की गई हैं, जैसे महाराजा धीराज, परम भट्टारक आदि। और राजा का यह कर्तव्य था कि वह युद्ध और शांति के समय में राज्य की नीति को सुनिश्चित करे, और किसी भी आक्रमण से जनता की सुरक्षा करना राजा का कर्तव्य होता था, ठीक है। इसके बाद है गुप्त काल में ही राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, और अतः वह न्याय प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों एवं रीतियों के अनुरूप करता था, ठीक है। इसके पश्चात जो है इस काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत थी, लेकिन ज्येष्ठाधिकार जैसे तत्व कम ही दिखाई पड़ते थे। इसके बाद जो है गुप्त साम्राज्य की मंत्री परिषद और दूसरे अधिकारीगण के कैसे कैसे थे, ठीक है, तो उसको देखते हैं प्रशासन में। तो कामंदक एवं कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है अपनी रचनाओं में, ठीक है। इसके बाद गुप्त काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर राजकुमार, सामंतों तथा उच्च अधिकारियों में से किया जाता था। सबसे बड़े अधिकारी कुमारमात्य होते थे। राजा उन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था तथा वे नगद वेतन पाते थे। अल्टेकर महोदय का मत है कि कुमार मात्य जो है प्रांतीय पदाधिकारी होते थे, जो स्थानीय प्रशासन तथा केंद्र के बीच की कड़ी का काम करते थे। और गुप्त शासक मंत्रियों से सलाह लिया करते थे और सभी महत्वपूर्ण मामलों पर अपने अधिकारियों को लिखित आदेश या संदेश जारी किया करते थे। इसके बाद गुप्त काल में एक अधिकारी एक साथ अनेक पद ग्रहण करता था। इसी काल से पद जो है वंशानुगत भी होने लगे थे, क्योंकि एक ही परिवार की कई पीढ़ियां ऊंचे पदों का धारण करती थीं। और इसकी जानकारी किससे मिलती है, करमदंडा अभिलेख से। इसके बाद गुप्त काल के प्रशासन में प्रांत, जिला और स्थानीय शासन हुआ करता था, जो कि कैसे कैसे था, तो शासकीय सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को राष्ट्रों या भुक्तियों में विभाजित किया गया था। और गुप्तकालीन अभिलेखों में कुछ भुक्तियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे बंगाल में पुंडुवर्धन भुक्ति था, जिसके अंतर्गत उत्तरी बंगाल का क्षेत्र आता था। इसके बाद प्रांत या भुक्ति को पुनः जिलों में बांटा गया था, जिसका प्रधान कौन होता था, तो विषयपति कहलाता था। जिला स्तर पर एक जिला परिषद होती थी और इसे विषय परिषद कहा जाता था। इसी तरह प्रत्येक नगर में एक नगर परिषद होती थी, जिसमें क्षेत्रीय व्यावसायिक समूह की प्रधानता थी। और अगला पॉइंट है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी,
तो ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। और ग्राम सभा का कार्य ग्राम की सुरक्षा व्यवस्था करना, निर्माण कार्य करना तथा राजस्व यानी कि टैक्स वगैरह एकत्रित करना था। ठीक है। और ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। इसके बाद जो है अगला पॉइंट क्या है, ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिकी या महत्तर होता था और उनकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। और गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था, गुप्तकालीन जो न्याय व्यवस्था है, गुप्त काल में न्यायालय 4 वर्गों में विभाजित था। पहला राजा का न्यायालय, दूसरा पूग, तीसरा श्रेणी और चौथा क्या है कुल। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था 4 श्रेणियों में विभाजित थी जैसा कि हमने देखा। और राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और न्यायाधीश को दंड नायक, महादंड नायक, सर्वदंड नायक कहा जाता था। और गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकार राजा के पास था और पहली बार स्पष्ट तौर पर दीवानी एवं फौजदारी मामलों को परिभाषित किया गया। और इसका प्रमुख कारण था भूमि दान की प्रक्रिया में तेजी आना, यानी कि गुप्त काल के समय में, गुप्त काल जब साम्राज्य था तो उस समय पे भूमि दान की प्रक्रिया जो है तेजी से बढ़ने लगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा भूमियाँ दान करने का काम किया गया उस समय पर। और प्रथम विधि निर्माता बृहस्पति को माना जाता है और इस काल में गुप्तचर प्रणाली की भी सीमित जानकारी मिलती है। इसके बाद देखते हैं गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था। सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी कौन था, महाबलाधिकृत था। और गुप्त काल में राजा के पास स्थायी सेना थी और सेना के 4 प्रमुख अंग थे। कौन कौन से, पदाति, अश्वारोही, साधारण सैनिकों को चाट कहा जाता था। ठीक है। और पुलिस विभाग के पदाधिकारियों में ऊपरीक, दशापराधिक, चौरो, धरणिक, दंडपाशिक, अंगरक्षक आदि प्रमुख थे। गुप्तचर कर्मचारी को दूत तथा पुलिस कर्मचारी को भट कहा जाता था। इसके बाद है गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन जो समाज है इसमें क्या क्या कैसी व्यवस्था थी गुप्तकालीन समाज में, तो वर्ण व्यवस्था सबसे पहले देखते हैं गुप्तकालीन समाज की। तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन से 4 वर्णों का आधार गुण और कर्म ना होकर जन्म था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य क्षेत्र रक्षा तथा सेना जो है सैनिक सेवा थी। और वैश्य वर्ण का प्रमुख कार्य कृषि एवं व्यवसाय था। और वाणिज्य एवं व्यवसाय के पतन के कारण उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। और चौथा वर्ण कौन था, शूद्र था। जैसा कि प्राचीन काल में हमने वेद जो है वैदिक कालीन में देखा था 4 वर्णों में समाज डिवाइड था, वैसे ही जो है गुप्तकालीन समाज में भी वैसी ही व्यवस्था लागू थी। ठीक है। और गुप्तकालीन जो है सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो है कौन थी, तो परिवार थी। सबसे छोटी इकाई कौन थी गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की, परिवार। और फाहियान वर्णन से, फाहियान की जो चीनी यात्री था फाहियान, उसके वर्णन से यह ज्ञात होता है कि गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था। इन्हें अत्यंज तथा चंडाल कहा गया है। और हेनसांग ने शूद्रों को खेतीहर यानी कृषक वर्ग के रूप में उल्लेखित किया है। और इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ एवं शूद्र सैनिक वृत्ति भी अपनाने लगे थे। इसके अतिरिक्त शूद्रों को इस काल में रामायण महाभारत पढ़ने का अधिकार भी मिल गया। और चंडाल को चारों वर्णों में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। और मछली मारने, शिकार करने और मांस बेचने का कार्य कौन करता था, चंडाल लोग ही, जो कि सबसे नीचे क्रम के व्यक्ति को माना जाता था उस टाइम पर चंडाल लोगों को। तो वो काम करते थे मछली बेचने का और शिकार करने का और मांस बेचने का। ठीक है। और नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा के कारण कायस्थों का उदय हुआ। और कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। और इस काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था और दंड में वर्ण भेद कायम था। और मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड और शूद्रों को सबसे कम दंड दिया जाता था। और जबकि हत्या के आरोपी शूद्र को सर्वाधिक दंड और ब्राह्मण कम दंड मिलता था। वस्तुतः ब्राह्मण मृत्युदंड की सजा से मुक्त थे, यानी कि ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था उस टाइम पर किसी भी कंडीशन में, किसी भी अपराध के में। ठीक है। इसके बाद स्त्रियों की कैसी स्थिति थी गुप्त साम्राज्य में, तो गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। इसका प्रमुख कारण उपनयन संस्कार बंद होना, अल्पायु में विवाह हो जाना, पर्दा प्रथा या सती प्रथा का प्रचलन आदि
देखने को मिलता था। ठीक है, इसके बाद इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन मिलता है और कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखने का उल्लेख भी मिलता है। और स्त्री शिक्षा का इसमें प्रचलन था। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याय, उपाध्यायी और आचार्य शब्द आए हैं। इसके बाद कामसूत्र तथा मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वेश्याओं का भी वर्णन मिलता है। और नारद एवं पराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है, यानी कि विधवा विवाह इस जो काल में प्रचलन देखने को मिलता था विधवा विवाह में। ठीक है, विधवा विवाह का। इसके बाद दासों की स्थिति कैसी थी गुप्त काल में? तो गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी और मनु 7 प्रकार के तथा नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। और दास मुक्ति के अनुष्ठान का भी विधान सर्वप्रथम नारद ने ही दिया, जो कि इस काल में दास प्रथा के कमजोर होने का संकेत करता है। यानी कि जब क्या हुआ कि इस काल में दास की मुक्ति का भी इस प्रावधान जो है बताया गया है कि कैसे दास को मुक्त किया जा सकता है उसके कार्यों से। ठीक है, तो इससे क्या संकेत मिलता है कि इस जो समय में गुप्त साम्राज्य के समय में दास प्रथा कमजोर हो रही थी। ठीक है, भूमि दान के कारण भूमि का विखंडन हो गया और जिससे दासों की उपयोगिता कम होने लगी। इसके बाद है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो सबसे पहले उस समय की कृषि के बारे में देखते हैं। तो गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार होता था। और बृहद संहिता के अनुसार 3 फसलों की जानकारी थी उस समय पर। कौन कौन सी? कृषि अधिकांशतः वर्षा पर भी निर्भर थी, यानी कि पानी जब वर्षा होती थी ज़्यादातर उसी पर निर्भर करती थी उस समय की कृषि। ठीक है, और अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है और निर्वतन, कुल्याबाप, द्रोणबाप तथा आड़बाप भूमि माप का पैमाना थी। इसके बाद सिंचाई का प्रबंध जो कौन करता था? तो राज्य करता था। और सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसके बाद जो है वाणिज्य एवं व्यापार। वाणिज्य एवं व्यापार जो है, ठीक है, वो कैसा था उस टाइम पर गुप्त साम्राज्य में? तो वस्त्र उद्योग इस काल का सर्व प्रमुख उद्योग था। और अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इत्यादि का संदर्भ आया है। और इस काल में मिट्टी के बर्तन एवं मृण मूर्तियां बनाने तथा पत्थर एवं धातु के सामान तैयार करने का उद्योग भी विकसित हुआ। और मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, जो कि दिल्ली में है कुतुब मीनार के पास, गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। और शिल्पियों एवं व्यवसायियों के निगम, श्रेणी तथा संघ होते थे। इस काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों में श्रेणियों तथा सार्वभौमों, प्रथम कुलिकों आदि की मुहरें शिल्पियों की संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती हैं। फिर है मंदसौर अभिलेख में पट्ट वाय श्रेणी तथा इंदौरा लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख आया है। मंदसौर अभिलेख से यह पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। और इस काल का रोमन व्यापार का पतन हो चुका था और लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। और ताम्र लिप्ति पूर्वी भारत का, जबकि भृगु कच्छ भड़ौच पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। और इस काल से चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत तथा अरब ईरान तथा बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य था उसमें जो बाहर से कुछ चीज़ें आयात की जाती थी, जिनमें चीन से रेशम प्रमुख रूप से था और इथोपिया से क्या, हाथी का दांत प्रमुख रूप से आयात किया जाता था। और घोड़ों का आयात कहाँ? अरब ईरान वाले क्षेत्र से किया जाता था। इसके बाद जो गुप्तकालीन मुद्राएं थीं वो कौन कौन सी थी? तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया था। और सोने का सिक्का 144 ग्रेन का होता था। और चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। और चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात आरंभ किए थे। और फहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। और गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। और गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जैसा कि हमने ऊपर देखा, राजस्थान के भरतपुर के बयाना से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति कैसी थी गुप्त काल में? तो गुप्त सम्राट जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने अब इसे राजधर्म बना लिया था। और उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा गरुड़ को अपनी राजकीय चिन्ह बनाया।
इसके बाद गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। और इस काल में विष्णु के अतिरिक्त शिव, गंगा, यमुना, दुर्गा, सूर्य, नाग, यक्ष आदि देवताओं की भी उपासना होती थी और हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त जैन व बौद्ध अनुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे। अतः बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रचार प्रसार भी हुआ यहाँ। और इस काल में महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्वों की प्रतिमा बनाई जाने लगी और प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर और दृष्टिकोण प्रचलित थे, परंतु गुप्त काल में चलकर ये षड दर्शन के रूप में स्थापित हो गए। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि गुप्त काल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो जैसे दर्शन, उस समय पे प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन कौन से हुए थे, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम। योग दर्शन के पतंजलि। वैशेषिक के कणाद या उलूक। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी। और जो है उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के जो प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो बदरायण थे। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे देखते हैं गुप्तकालीन कला एवं साहित्य। ठीक है, गुप्तकालीन कला एवं साहित्य। तो गुप्त काल कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है और इस काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के साथ साथ अन्य विधिक कलाओं का उत्थान हुआ है। और गुप्तकालीन कला की विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों को यहाँ पर निर्माण हुआ। विदेशी प्रभाव से मुक्त हुआ देश। ठीक है, जो निर्माण कार्य हो रहे थे तो उसमें विदेशियों का प्रभाव बहुत कम देखने को मिला, यानी कि विदेश की जो शैली वगैरह का प्रभाव बहुत कम देखने को मिला और जो क्या हुआ कि देसी शैली से ही मंदिर वगैरह बनवाए गए। और कुषाण आदि पूर्ववर्ती कालीन नग्नता का लोप एवं धर्म कला के अनुगामी के रूप में और पाषाण का अत्यधिक प्रयोग इनके काल के जो निर्माण थे गुप्त काल के, तो उसमें पाषाण यानी कि पत्थर वगैरह का यूज सबसे ज़्यादा किया गया है। ठीक है, इसके बाद स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला में गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि वैष्णव मंदिर जिसे कहते हैं, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। और इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। और गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। और ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है और इसमें विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति जो है स्थापित की गई है। और मूर्ति कला एवं चित्रकला मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में विष्णु की मानवाकार प्रतिमाएं बनी और बुद्ध की भी अनेक प्रतिमाएं बनी, जिनमें सारनाथ एवं मथुरा की बौद्ध प्रतिमा प्रसिद्ध है। गंगा एवं यमुना का मूर्ति रूप इसी काल की देन है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध जो मंदिर थे वो कौन कौन से थे? तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर जो हैं कौन से थे और वो कहाँ पर हैं? तो तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर के, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। भूमरा का शिव मंदिर जो कि सतना में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये कहाँ है? तो पन्ना में है। इसके बाद देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद भीतर गांव का जो मंदिर है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद गुप्त काल के चित्रों के अवशेषों को बाघ, अजंता तथा बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। और अजंता की 29 गुफाओं में से संख्या 17, 16 एवं 19 गुप्तकालीन, यानी कि जो गुफाएं हैं अजंता की 29 गुफाएं टोटल, उसमें से 3 गुफाएं जो हैं 16 नंबर की, 17 नंबर की एवं 19 नंबर की, वो किसके समय की हैं? तो जो है गुप्त काल के समय की हैं। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित थी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी, जिसमें बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद शिक्षा एवं साहित्य। शिक्षा एवं साहित्य के बारे में देखते हैं। तो गुप्त काल में पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे और नालंदा भी आगे चलकर विश्वविख्यात शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तो गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? तो पुस्तक कौन कौन सी थी और लेखक कौन थे उनके? तो कालिदास की तो काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं इस काल की। ऋतुसंहारम, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, जो कि कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं।
इसके बाद भी हैं मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाखदत्त की है, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ये बराहमिहिर की रचनाएं हैं। इसके बाद ब्रह्म सिद्धांत जो कि किसकी है, ब्रह्मगुप्त की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बनता है कि ब्रह्मगुप्त की रचना या फिर ब्रह्म सिद्धांत किसकी रचना थी, तो ब्रह्मगुप्त की, ठीक है। इसके बाद आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांत जो कि आर्यभट्ट की रचना थी, पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा की रचना थी, न्यायावतार जो है सिद्धसेन की रचना, नीतिसार जो है कामंदक की रचना, और मृच्छकटिकम जो है शूद्र की रचना थी, शूद्रक की रचना थी। इसके बाद गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में हुई। आर्यभट्ट इस काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री हुआ करते थे, और आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने ही की थी, ठीक है। ये बाद में जो विदेशी वैज्ञानिक वगैरह इन्होंने तो बाद में बताया था कि पृथ्वी गोल है और धुरी पर घूमती है, सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही ये चीज़ बता दिया था, ठीक है। और आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया, और बराहमिहिर ने आर्यभट्ट के ज्या सिद्धांत को और अधिक जो क्या किया, परिशुद्ध किया, यानी कि और अच्छी तरीके से बताने का कार्य किसने किया, जो है बराहमिहिर ने, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मगुप्त ने चक्री चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने, शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए, और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है, और उन्होंने शल्य चिकित्सा को उपचार कलाओं में सर्वोत्तम माना, और उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। और नागा अर्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे, और बाघभट्ट ने अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, और बराहमिहिर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए, और उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। इसके बाद पुराणों का जो वर्तमान रूप आज देखने को मिलता है, उसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। इस काल में अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों पर भाष्य लिखे गए। गुप्त काल में नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतियों की रचना की गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे फ्रेंड्स कि गुप्त काल जो साम्राज्य था, तो बहुत जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे या रचनाकार थे, महाकवि वगैरह थे, सबसे ज़्यादा गुप्त काल में ही देखने को मिल देंगे, ठीक है ना। चाहे वो कालिदास को देख लीजिए, या फिर चाहे आर्यभट्ट को वैज्ञानिक के रूप में देखिए, बराहमिहिर को, ब्रह्मगुप्त को, सुश्रुत जो कि शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, ये सभी जो है कई प्रकार के, और बराहमिहिर, नागार्जुन जो रसायन शास्त्र के जनक होते हैं, बराहमिहिर जो नागार्जुन हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रमुख रूप से जो रचनाकार थे या फिर वैज्ञानिक थे, ये किस काल में देखने को आपको मिलेंगे, तो ये गुप्त काल में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय की, कि गुप्त काल में इतने सारे महान जो है वैज्ञानिक, रचनाकार, महाकवि हुआ करते थे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उस काल में, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में देखा कि गुप्त काल में कौन कौन से राजा हुए थे, उसका कैसा परिदृश्य हुआ था गुप्त साम्राज्य में, कैसी अर्थव्यवस्था थी, क्या क्या कलाएं थी उस समय पर, ठीक है, साम्राज्य कैसे विकसित हो रहा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस सभी के बारे में आज इस वीडियो में हमने डिटेल में देखा। तो ये वीडियो यदि गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है किसी भी टाइप से, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपको नोट्स तैयार करने में होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो का तो पीडीएफ के रूप में, तो आप मेरे चैनल का जो आप मेरे चैनल के जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें जा करके मेरा पेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पेज, उसमें जाके आपको ये इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक पर। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।